सैटेलाइट से ली गई भारत की ये तस्वीर बताती है कि गर्मी में पूरा भारत किस तरीके से तप रहा है। नवतपे ने तो यहाँ तपन के एहसास को दुगना कर दिया है। बात अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो ये दोनों प्रदेश गर्म भट्टी की तरह तप रहे हैं। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं का असर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में है। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश खूब तपा। मध्य प्रदेश के 26 जिले ऐसे रहे जहां तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहा। सीधी में तापमान 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। खजुराहो में तापमान 47 डिग्री, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दतिया में 45.8, ग्वालियर में 45.1 डिग्री, सिंगरौली में 46.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि मानसून आने तक की स्थिति अभी एक सप्ताह और बनी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है सीधी में दर्ज किया गया 48.2 डिग्री सेल्सियस तथा खजुराहो में तापमान जो है 47.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि तीव्र लू में आता है। यानी 2 स्टेशन पे जो है तीव्र लू दर्ज की गई तथा बाकी 10 स्टेशन जो ऐसे है वहाँ पे जो है मीन्स लू हीट वेव कंडीशन दर्ज की गई, जिसमें कि पृथ्वीपुर, निवाड़ी, छतरपुर, सिंगरौली, शिवपुरी, दतिया, सतना, शहडोल, ग्वालियर, कटनी तथा दमोह है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो यहाँ भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। रायपुर में तापमान 45 डिग्री पहुँच गया है। प्रदेश के कई बड़े शहर लू की चपेट में आ गए हैं। गर्म हवाओं से लोग बेहाल हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मुंगेली में 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजनांदगांव में 46 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 46.4, दुर्ग में 45.2 डिग्री, अंबिकापुर में 43.9 और जगदलपुर में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। अभी का स्थिति में सबसे ज्यादा आपको 46.8 कल ही रायपुर में जो दर्ज हुआ वो हाईएस्ट है। इसके अलावा हमारे AWS स्टेशन से 47 डिग्रीज भी दर्ज किया है और अनुमान ये है कि 47 का आसपास ही रहने का चांसेस है और ऐसा वाला स्थिति जो है आज और कल बने रहने की संभावना है। आज जो है हमने ऑरेंज अलर्ट भी इश्यू किया था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, मुख्य रूप से हमारा रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव भी उसमें है। कल ही हमको येलो अलर्ट में है और परसों से वो अलर्ट जो है कुछ ग्रीष्म लहर का कुछ वार्निंग जैसा नहीं है। हीट वेव नहीं रहेगा, फिर भी टेम्परेचर्स आपको जो है 43 का आसपास होने का चांसेस है। मौसम विभाग ने आज लू का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में लू का कहर लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं। कटते पेड़ और बढ़ता औद्योगिक विकास हमारे प्रदेश के तापमान को बढ़ा रहा है, जिस पर समय रहते हमने चिंता नहीं की तो हम चिंता करने के लायक नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा काफी गर्म इसलिए है क्योंकि पूरा देश इस समय गर्मी महसूस कर रहा है। तपन और तपिश इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर कोई कह रहा है उफ उफ गर्मी। जी हां, इस गर्मी ने सबको परेशान किया हुआ है, पर इसका कारण क्या है? क्या इसके पीछे हम ही एक बड़े कारण हैं? हम ही महसूस कर रहे हैं उस गर्मी को, लेकिन हम इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि इस गर्मी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है। और इसीलिए आज हमने राजनीति से अलग हटकर अपने मुद्दे को केंद्रित किया है गर्मी पर और इस गर्मी के चिंतन और इस चिंता को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल मौजूद है जो कि गर्मी पर न केवल हमें बताएगा कि चिंता क्यों हमें करनी चाहिए, बल्कि इसके कारण को भी हम इस पैनल के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप पुराणिक जी, पर्यावरणविद हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र जी मौजूद हैं जो कि मौसम और कृषि विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, विशेषज्ञ हैं इस पूरे मामले के। और हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गर्मी केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहर नहीं बर पा रही है, पूरे देश को अपनी जद में ले चुकी है और इससे सब कोई परेशान है।
पहले एक एक करके प्रतिक्रिया लेकर जानने की कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञों का क्या कहना है, इस तरीके की गर्मी क्यों बढ़ रही है। पहले कम गर्मी थी लेकिन अब गर्मी ने अपने विकराल रूप दिखा दिया। पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जी से ही और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या आकलन है, अचानक ये गर्मी पारा 50 के आसपास क्यों पहुंच रहा है। देखिए, नौतपा में गर्मी तपना तो एक स्वाभाविक है, परंतु सामान्य से और विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष गर्मी होना ये एक चिंता का विषय है। और ये तापमान बढ़ना जो है उसके कुछ कारण हैं, जैसे हमारे यहाँ पौधों का जो हरियाली का क्षेत्र है वो कम होना। सामान्य रूप से 33% हमारी भौगोलिक क्षेत्र का वन होना चाहिए, परंतु जो है अब वो 30 और 31% पे आ गया है। इसके अलावा कंक्रीट जंगल बढ़ना, इसके अलावा जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण से जो गैसें निकल रही है जिसको ग्रीन हाउस गैसेस का नाम देते हैं हम, ये भी एक कारण है तापमान बढ़ने का। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल, इसकी भी मात्रा बढ़ते जा रही है और ये वातावरण में CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती है, जिससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो तापमान को हमारे बढ़ा रहे हैं और इस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। तो प्रमुख रूप से पर्यावरण में जब क्षति हुई है तो उसका असर गर्मी के रूप में देखने को मिला है। हम चलते हैं संदीप पुराणी जी के पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कोशिशें तो बहुत होती है, चर्चाएं होती हैं, आर्टिकल होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं कि गर्मी कम करने के लिए प्रयास करना है, पर्यावरण को बढ़ाना है, पर वो सब प्रयास होने के बावजूद गर्मी बढ़ रही है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तेजी से पेड़ कट रहे हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और जो पेड़ जो लगाए जाते हैं उस पर आप अगर ध्यान दें तो जितने पेड़ लगाए जाते हैं उसमें खाना पूर्ति ज़्यादा होती है कि बारिश का मौसम शुरू होता है, एक ड्रामेबाजी होती है कि हम इतने हज़ार, कोई बोले हम इतने लाख पेड़ लगा देंगे, और बाद में अगर आप उनका मूल्यांकन करें तो मुश्किल से 10% या 5% पेड़ ही वो जिंदा रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसके पीछे ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके पीछे सिर्फ कोई अगर दोषी है तो सिर्फ मनुष्य है। और मनुष्य के कारण जो है सबको भुगतना पड़ रहा है, सारे प्राणियों को। क्योंकि अगर हम ये देखें कि पृथ्वी जो है ये लाखों वर्ष से चली आ रही है, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों से मनुष्य है और लगभग 50 लाख वर्ष माने जाते हैं। लेकिन विगत 300 साल से ऐसा हुआ है कि जब से पृथ्वी का चक्र जो है, जो आपका जो साइकिल है, जब से मनुष्य ने अपने हाथ में लाना शुरू किया, इसको अपने हाथ में लेकर चलाना शुरू किया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आए। जो नेचुरल जो चीज चल रही है वो चल रही है। जहां पर आज भी पृथ्वी के ऐसे हिस्से जहां पर मनुष्य की उपस्थिति नहीं है, वहां बहुत अच्छे तरीके से लोग जी रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, वन्य प्राणी हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन जहां जहां मनुष्य पहुंचा है वो पिछले 150-200 साल में सत्यानाश हो गया है। यानी ये हो गया है कि हम लोग बहुत शर्म महसूस करेंगे कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी आएगी उसको हम कैसा हिंदुस्तान या कैसा वर्ल्ड देके जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे, यहाँ से पानी ख़त्म कर देंगे, पेड़ ख़त्म कर देंगे, ऑक्सीजन ख़त्म कर देंगे, टेम्परेचर जो है 55-60 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कि एक स्थिति ये आएगी कि जिस तरीके से आपका अभी पिछले आप 10 साल के आंकड़े देखें तो 1.5% लगभग टेम्परेचर बढ़ा है। तो 1.5% जब 10 साल में बढ़ा है तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये कम से कम 3% बढ़ेगा। और अगर ये स्थिति रही तो 60 पहुंचने में बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 60 पहुंचा मतलब ये है कि तबाही शुरू। चलिए, चिंता की बात है और इसके लिए सबको ध्यान देने की जरूरत है। सिंघवी जी से भी उनका मत ले लेते हैं, उनके नजरिए से क्या लग रहा है? गर्मी बढ़ रही है, ये कुछ 1-8 साल का ही मामला है, बाद में फिर चीजें सुधर जाएंगी। कई बार पृथ्वी का जो की पोजीशनिंग है उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ जाती है। क्या उसे इससे जोड़ते हैं क्या सिंघवी जी? देखिए, सबसे पहले तो सब जलवायु संकट का नाम लेते हैं, तो मैं आपको बोलूं जलवायु परिवर्तन का नाम लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जलवायु परिवर्तन अब नहीं रहा, अब जलवायु संकट है।
छोटे से में समझेंगे तो इंडस्ट्रियल इरा 1980 चालू होने के बाद में आज की तारीख में जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर है, ये 1.25 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से जो वर्स्ट कंडीशंस हैं जो अभी वर्ल्ड की हैं, हमारा ग्रीन हाउस इमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को लेके, तो 2026 से 2029 तक के 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 2042 तक के 2 डिग्री सेल्सियस और 2052 तक के 2.5 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री में क्या फर्क होता है। 1.5 डिग्री टेम्परेचर हम जब पहुंचेंगे तो जो हमारा आर्टिक सी का आइस है वो हर 100 साल में एक बार पूरा पिघलेगा और 2 डिग्री में अगर हम जब पहुंच जाएंगे, जो 2042 किया गया है, तो हर 3 साल में एक बार पिघलेगा। ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए कि ये है। और अब हम इरिवर्सेबल स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम ना तो पेरिस एग्रीमेंट को माने ना उससे पहले के एग्रीमेंट्स को माने। हम ग्रीन हाउस गैसेस, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते ही चले गए हैं। अभी अगर हमको नॉर्म, हमारा लास्ट जो बात हुई थी 2030 तक के, हमको 2010 का जो लेवल था इमिशन का, उससे 45% कम लाना था। बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, हर साल ये बढ़ते जा रहा है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट इमिटर है, हमारे यहाँ तो कोई भी बात नहीं हो रही है। तो ये जो बात हो रही है इसको हम एक विश्व के परिदृश्य में देखेंगे तो ये इरिवर्सेबल क्लाइमेट चेंज हो गया है। अब हमारे को जो करना है वो क्लाइमेट एडॉप्शन करना है, हम किस प्रकार से इन परिस्थितियों को एडॉप्ट करें। और इसके लिए सबसे पहले जो है, मैं पिछले 5 साल से हमारे देश की वित्त मंत्री को पत्र लिख रहा हूं कि आप जो हमारा क्लाइमेट मंत्रालय है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है, इसमें क्लाइमेट चेंज के नाम से पूरे हिंदुस्तान के बजट का 10% देंगे तब संभलेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पर जो है ये बहुत बुरी स्थिति होगी। 140+ करोड़ के साथ में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान सफर करने वाला है पूरे विश्व में। और 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा परेशानी होगी फूड की और सेकंड डिजीज की, और बाकी सैकड़ों परेशानियां होंगी, पर ये 2 मेजर डिजीज पे 2 मेजर हमारी क्राइसिस होने वाली है। ठीक, तो ये उन क्षेत्रों में ज्यादा होना चाहिए जहां औद्योगिकरण तेजी से बढ़ गया। हम बड़े महानगरों में कम देख रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे शहरों में तापमान बढ़ा है। एक एक करके इस पे भी जवाब लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र जी की ओर चलता हूँ। राजेंद्र, इसकी क्या वजह मानते हैं? हम देख रहे हैं छोटे शहर में भी गर्मी तेज है, महानगर में कम है, लेकिन छोटे शहरों में गर्मी बढ़ रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, जो तापमान है और पर्यावरण है ये किसी क्षेत्रीय सीमाओं को नहीं मानता। इसका जो है वैश्विक प्रभाव होता है, और जब वैश्विक प्रभाव होता है तो वो राज्य और जिलों की सीमाओं को नहीं मानता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे छोटे जिलों में कम तापमान होगा या बड़े जिलों में, विकसित जिलों में ज़्यादा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये एक समान रूप से, वैश्विक रूप से फैलता है इसका प्रभाव। नहीं, वहाँ पेड़ रहते हैं, आसपास जंगल की स्थिति भी है, उसके बावजूद गर्मी रहती है। देखिए, जैसा अभी आप देख रहे थे कि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, उसके कारण हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ रहा है। तो आपके यहाँ भले हरियाली है ज़्यादा, परंतु गर्म हवा जो आ रही है वो तो राजस्थान की तरफ से आ रही है। इसी तरीके से मौसम का परिवर्तन होते रहता है, और इसका प्रभाव जो है, एक जगह अगर परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव कई दूर तक, कई किलोमीटर तक जो है देखने में आता है। ठीक है, तो ये वैश्विक रूप से असर कर रही है गर्मी। हम इसके निदान पे भी चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके जानते हैं। पहले संदीप जी की पास। संदीप जी, हाँ, अगर अब हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ पर हमें खतरा है, हमारी नई पीढ़ी किस तरीके की गर्मी झेलेगी इसको हम महसूस कर रहे हैं, अब उनके लिए हमें अच्छा करना है तो हमें क्या कदम उठाने होंगे, क्या प्लान बनाना होगा? सरकार का अलग प्लान, आम आदमी के लिए अलग प्लान, आपका क्या विचार है इस पे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी एक वाइल्ड लाइफ में एक स्टडी हुई है, तो उसमें ये पाया गया है कि हमारे जितने निशाचर जो प्राणी हैं, निशाचर जो जीव हैं, उनके ऊपर जब स्टडी की गई तो मालूम पड़ा कि
उनको जो है निशाचर प्राणियों को दिन में सोना पड़ता है और रात में वो बेचारे ड्यूटी करते हैं। तो अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि अब उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। नींद डिस्टर्ब होने से क्या हो गया कि उनके पूरे साइकिल पर फर्क पड़ रहा है, उनके इम्यूनिटी पे फर्क पड़ रहा है, उनका आपका जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया है, उनकी वंश वृद्धि कम हो गई है, उन्होंने अंडे देना कम कर दिए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, या बच्चे देना कम कर दिए। वही चीज़ मनुष्य के ऊपर है कि मनुष्य अगर गर्मी में चाहता है कि थोड़ा सा विश्राम कर ले या थोड़ी देर सो ले या रात में सो ले, अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसके पूरे साइकिल को अफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर आप देखें फसल चक्र जो जिस तेज़ी से खराब हुआ है, क्योंकि कि जैसे आपका जो सेब है या अनानास है या चीकू है, ये फसलें जो है अभी पिछले कुछ समय से इनकी फसल जो है लगभग 50% हो गई है। लेकिन कुछ जो है इसमें ये हुआ है कि आपका करौंदा जैसी फसल या बिही जैसी फसल जो है इसका उत्पादन बढ़ा भी है, कुछ ये भी है। और दूसरा ये है कि समुद्र के जो हमारे प्राणी हैं उन पे भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो मुर्गियां और जो मछलियां हैं, इनके भी उत्पादन पे, इनकी गुणवत्ता पे, इनके मांस पे फर्क पड़ा है। मुर्गियां जो है बहुत बड़ी संख्या में इनका जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, इनका मांस जो है उतना अच्छा नहीं है और वो बहुत सिकुड़ती जा रही हैं, अंडे देने की क्षमता इनकी कम हो रही है। और ये हो गया है कि सारे पशु पक्षियों का जो साइकिल है वो जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी बढ़ने से उनका जो साइकिल जो रहता था उनका उस पर इफेक्ट पड़ा है। तो यह हो गया है कि गर्मी बढ़ने से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पूरा पर्यावरण, पूरी पृथ्वी ग्लेशियर सिकुड़ने से तेजी से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं। कई जगह आप देखेंगे कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कई जगह देखेंगे बारिश बहुत कम हो गई है। तो ये खतरा वाला पक्ष हो गया। हमें क्या करना चाहिए ऐसी चीजें? नहीं, हमें तो एकमात्र काम यह है कि जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हम जहाँ रह रहे हैं एक प्रकार से जन्नत है। हमारे यहाँ आज भी 43% पेड़ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम गर्मी का कारण यह है कि राजस्थान में जब आएंगे तो वहाँ मात्र 10% हैं पेड़, तो वहां से पूरी हवा जो है यहाँ आ रही है। एक प्रकार से ये इंटरनेशनल एक समझौता हुआ है, इसमें भारत को बहुत पैसा मिलता है कि भारत में अच्छे वन है, तो जो हम लोग पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन देते हैं उसका पैसा, ये सब चीजें होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड जब ये चीजें हैं तो इंडिया में भी ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को भी हमको मुआवजा मिलना चाहिए। 43% हमने जंगल बचा के रखा है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के जो शहर है और छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण इलाके हैं, इनमें बहुत तेजी से वृक्षों को काटना शुरू किया है। इस पे बहुत तेजी वो सख्ती से रोक लगनी चाहिए। और ये अभी मैं देख रहा था, अभी एक हफ्ते पहले हमारा एक प्रतिष्ठित अखबार, उसने लिखा कि छत्तीसगढ़ में लगभग आपका रायपुर प्रॉपर में लगभग 1 लाख नए एसी जो उपभोक्ता बढ़े हैं। 1 लाख एसी का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो ओजोन पे फर्क पड़ रहा है, सारी चीजें हैं। इसमें एक ये चीजें हैं कि एक एसी है और ये जो आपका मोटरसाइकिलों की जो संख्या बढ़ रही है, जो आपका कारों की संख्या बढ़ रही है, ये सारी चीजें हैं। आप अगर यहाँ निकल जाए अगर शाम को, तो छत्तीसगढ़ में सड़कों पे इतना तेजी से जाम होता है, जहाँ जाम होता है वहाँ का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको कम करना पड़ेगा। आप विदेशों में अगर जाए तो उन लोगों ने क्या किया है कि ट्रैफिक को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया है और वो सब हाइड्रोजन गाड़ियां चला रहे हैं या ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं जिसमें गैस का उत्सर्जन कम होता है। ये सब चीजें कम करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सारे सुझाव कई बार आए, लेकिन आम लोग इस सब चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर पाते और यही वजह है कि हम इस मामले में पिछड़ जाते हैं। नितिन जी की ओर चलते हैं। नितिन जी, कुछ ऐसा सरल उपाय जिससे आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। अब पेड़ लगाना है, चिंतित हो जाते हैं लोग, कहाँ लगाएं, जगह भी नहीं है,
आम लोगों के लिए थोड़ा दूभर काम हो जाता है जब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व ना हो। कुछ ऐसा प्रयास बताइए जिससे आम लोगों की सहभागिता इस मामले में ज्यादा हो सके। देखिए, आज की तारीख में जब हम क्लाइमेट क्राइसिस में हैं जी, तो अब क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना ही हमारे पास सॉल्यूशन है, बहुत देशों में लगाई हुई है, और हम किसी एक सॉल्यूशन पे काम करके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल है जी। तो इसमें हमको क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, लॉज लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से जो हो रहा है, इसको कम करना होगा। इसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान उसमें बहुत आगे है। आप अभी भी देख लेंगे तो हर साल कोयला खदानें खुल रही हैं, वो मेन कंट्रीब्यूटर है। तो एक चीज से सॉल्यूशन नहीं होने वाला, इसमें इकट्ठे सैकड़ों सॉल्यूशंस होंगे। आपको मैं बताऊं कि हम क्रिकेट मैच हमारे चलते हैं, रात को चलते हैं, पूरी बिजली से चलते हैं, बिल्कुल बंद कराइए। किस बात से आप उसको कर रहे हैं? आप 5 बजे मार्केट बंद कराइए, धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा तो आपके पावर प्लांट्स होगा, लेकिन इकोनॉमी कमजोर होगी भाई, रात में भी बिजनेस बढ़ता है इससे। देखिएगा कि ये अर्थ जो है ये फाइनाइट रिसोर्सेज, एक निश्चित इनके फाइनाइट है ये अर्थ। इसमें जो इनफाइनाइट डेवलपमेंट की बात करता है या तो वो बेवकूफ है या वो अर्थशास्त्री है। अगर आपको क्लाइमेट क्राइसिस चेंज करना है तो ये जीडीपी बढ़ाने की बात को भूल देना चाहिए। विकासवादी नेता, कॉरपोरेशंस और ये सबको पीछे जो बोलते हैं कि भागो भागो जीडीपी बढ़ाओ, नहीं, उतना ही उत्पादन करिए जितना मानव को जरूरत है, अन्यथा कतई रूप से विकास नहीं करिए। ये जो चंद्रमा, मंगल और ये सब करने की बात है, जब हम 6th मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ चुके हैं। आप साइंटिस्ट को पढ़िए, पूरा हम तो डूबेंगे और बाकी पूरी डाइवर्सिटी को लेकर के डूबेंगे। और ना तो हम मंगल में जाके रहने वाले हैं, ना चांद में रहने वाले हैं। तो हमको बहुत ही बड़ी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि या तो हमारे नेता नहीं जानते या हमको सच नहीं बताना चाहते, जबकि ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी या कॉन्फ्रेंस नहीं होती जब हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट्स के लोग जो है वहां पर नहीं जाते। दे नो एवरीथिंग, पर हमको नहीं बताते हैं। तो ये होलिस्टिक व्यू हमको अप्रोच करनी पड़ेगी, बहुत सारी करनी पड़ेगी। आप इमीडिएट आपको चाहिए तो हमको हर शहरों में अर्बन फॉरेस्ट चाहिए, बिल्कुल, जो कि कूल करके रख सकें। इसके लिए लार्ज स्केल में करने वाला काम चाहिए। गार्डनिंग की व्यवस्था थोड़ी बढ़ा। गार्डनिंग अलग चीज हो गई है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शहरी जंगल, अच्छा, ये जैसे राजीव स्मृति वन आप कभी जाकर के आएंगे, ये शहरी जंगल है 58 एकड़ में। ऐसे आपको चाहिए। आज अब हम बात ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस की कर रहे हैं, पर आज हमारे पास में जब शांति नगर में हम बात करते हैं कि वहां पर हम कनॉट पैलेस के समान विकसित करेंगे, फॉरगेट इट। आप वहां पर अर्बन फॉरेस्ट बनाइए, पूरा एक भी डेवलपमेंट यहां पर नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे शहर हैं ये अर्बन हीट आइसलैंड कहलाते हैं, कंक्रीट के जंगल हैं। ये बहुत ज्यादा इवनिंग में हमारी कंक्रीट एनर्जी इमिट करती है, शाम के समय में ज्यादा आपको कष्ट होता है। दूसरा बात, आपका एक और करने का जो प्रश्न आपका पहले आपने पूछा था कि हमारे यहाँ पर तो हम तो कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। शिकागो में अगर ग्रीन हाउस इमिशन होगा तो वो ऊपर जाएगा, वो कहाँ जाएगा मालूम नहीं, बिल्कुल, वो पूरे वायुमंडल में फैलेगा। तो इसमें पूरा वर्ल्ड जिम्मेदार है, और इंडिया का सिर्फ यही कहना है कि हम इस पे इमिशन कम नहीं करेंगे क्योंकि हम हिस्टोरिकल इमिटर नहीं है। ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है। आपको जो पूरा का पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्लोबल हमको इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे देश कड़क कानून लेके आ रहे हैं, आश्चर्यजनक कानून लेकर के आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये लोग। तो हमको बहुत होलिस्टिक एक चाहिए, इसमें सैकड़ों चीजें साथ में करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल ही रह पाए इस 1.5 डिग्री में। 1.5 डिग्री को कम नहीं किया जा सकेगा, और 2 डिग्री नहीं पहुंचे। और 2 डिग्री जो है कतई सेफ लेवल नहीं है, ना भागने की जगह बचेगी ना छुपने की जगह बचेगी। बिल्कुल, तो खतरे की घंटी बज चुकी है और ऐसे में हमें अलर्ट होने की जरूरत है। राजेंद्र जी की ओर चलता हूँ। राजेंद्र जी, अगर हम इस तरीके की गर्मी को कृषि से जोड़ के देखें, हमारे खान पान की चीज़ों में इसका क्या असर आप देखते हैं, कितना ये खतरनाक है, और वहाँ से हम कैसे मदद ले सकते हैं? हमारी कृषि भी क्या इस गर्मी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है क्या? देखिए,
सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव तापमान का हो रहा है, तापमान बढ़ने का, तो वो कृषि को ही हो रहा है। जी तापमान की वृद्धि से जो है कृषि के उत्पादन में गिरावट आती है, बिल्कुल। परंतु कृषि को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ लोगों ने जरूर धान की खेती पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि धान की खेती से मीथेन गैस निकलती है, परंतु इतनी मात्रा में नहीं निकलती कि वो पर्यावरण को नुकसान कर सके। तो हमारी जो खेती है वो इससे जो है पर्यावरण पे नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसी कोई भी फसलें नहीं है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। पर इस गर्मी का असर फसलों पर हो रहा है, उत्पादन पे उसका काफ़ी असर हो रहा है। उत्पादन पे, उसकी क्वालिटी पे, उसकी गुणवत्ता पे इसका असर हो रहा है। खासकर जब आप इस मौसम की बात करें तो अभी तो बाकी फसलें नहीं है खेतों में, परंतु सब्जियां जरूर हैं जी। आपने देखा होगा अब सब्जियों की कमी होते जा रही है। सब्जियां भी जो आ रही हैं उसमें दाग धब्बे, जली हुई, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमको दिखाई देती। तो गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों पे इसका प्रभाव होता है। बिल्कुल। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएं। पेड़ जो होते हैं वो जैसे बिजली में एक अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग का वायर डालते हैं, जी जी। ऐसी पेड़ जो है तापमान के लिए एक अर्थिंग का काम करते हैं। तापमान को सोखते हैं और ज़मीन में भेजते हैं। अगर पौधे नहीं रहते तो यही जो है तापमान, जो सूर्य का किरणें हैं, ये वापस पर्यावरण में जाती है। और चूंकि ग्रीन हाउस गैस का इतना हमारे यहाँ प्रभाव हो गया है कि वो पूरी वायुमंडल में नहीं जा पाती और वहीं पे हमारे जो नज़दीकी वायुमंडल है उसी में रह पाती है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है। एक तो वृक्षारोपण का काम है, दूसरा जो है हमको गैर परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उनका उपयोग करना है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, विंड मिल्स हैं, और जैसे जो बिजली बनाने के हमारे कारखाने हैं वो हाइड्रल होना चाहिए। अभी तो कोयले से बिजली बनती है, परंतु जो हाइड्रो सोर्स है वहाँ से बिजली बनाए तो काफ़ी पर्यावरण पे हमारे प्रभाव पड़ सकता है। अभी जो ईवी का आ रहा है आपका, ये हमारी जो कारें, मोटरसाइकिल, ये सब पेट्रोल डीजल से चलती हैं। अगर इनको ईवी की मात्रा बढ़ाते जाएं, हम उनकी कम करते जाएं, तो भी पर्यावरण पे प्रभाव इसका पड़ेगा। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, चेतावनी दे दी है प्रकृति ने, हमको सतर्क हो जाना चाहिए और उस हिसाब से अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो डिबेट के आखिरी राउंड में समय कम है, दोनों हमारे विशेषज्ञों से छोटे छोटे सुझाव ले लेता हूँ। ऐसे सुझाव जिस पर हम अमल करना शुरू कर दे, सरकार का मुंह ना देखें, ऐसे क्या सुझाव हैं जो हम सबको करने चाहिए? पहले संदीप जी जल्दी। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जब हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है, नर्सरी में पढ़ता है, तो उसको एक पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाए इसका जी। और ये जो स्कूल में जो एसी बसेस जो बच्चों की हैं, जो लाने ले जाने का काम करती है, सब बंद की जाए जी। हमको कुछ जो है चाइना जैसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे जो है बिना आपका लिफ्ट के ऊपर चढ़े 2-5 मंजिलें और वहाँ से नीचे उतरें, और एसी बसेस का यूज़ कम हो जाए, एसी क्लासेस बंद हो जाएं, ये सारी चीजें हैं। और ये पढ़ाया जाए बच्चों को, ABCD जैसे नहीं, पीढ़ी सजग हो तो ज्यादा अच्छा कदम उठाए जी। बिल्कुल, ये सारी संघवी जी जल्दी 30-40 सेकंड। देखिए कि इसका हमारा व्यक्तिगत जो करने का है जी, अनावश्यक धनोपार्जन ये बिना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के नहीं हो सकता। अनावश्यक धनोपार्जन नहीं करिए, अनावश्यक उपभोग नहीं करिए, और अनावश्यक उपभोग मत करिए, और धन का प्रदर्शन मत करिए। ये कैसे संभव होगा? ये तो आज के भौतिक बस अब तो फिर आप जो है अगली पीढ़ी को जो है विनाश में डालने के लिए तैयार रहिए। आप जहाँ भगवान जी रह रहे हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ एक घर में 4-4, 5-5 कारें हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वही बता रहे हैं, एक कार की जरूरत थी, 5 कारें हैं, मोटरसाइकिल है एक घर में। ये कम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं खत्म करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। आप जितनी बिल्डिंग अब यहाँ चेक करेंगे, अब इसे कैसे समझाया जाए, इसके लिए तो खुद ही समझना होगा जी। यहाँ पे 4-5 एसी लगे हैं, 6 एसी लगे हुए हैं। आप किसको समझाओगे? ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत। संघवी जी जल्दी अपनी बात देखिएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं बाकी है, हमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगली पीढ़ियों के विनाश के लिए तैयार हो जाइए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ग्लोबल इमरजेंसी लगाइए और उतना ही खपत करिए, उतना ही धनोपार्जन करिए जितना आवश्यक है।
उतना ही उत्पादन करिए जितना हमारी जनसंख्या के लिए आवश्यक है, अननेसेसरी सपने भूल जाइए। बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे विशेषज्ञों ने क्या कहा, और ये ग्लोबल इमरजेंसी है। इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको दोष देते रहेगी। इसलिए हमें अभी से सजग होने की जरूरत है। तापमान बाहर बहुत ज्यादा है। हम आम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो अपना बहुत ध्यान रखें, और जो हमारी चर्चा में बातें आई हैं उसे गांठ बांध के रख लीजिए। उसमें से 50% करिए, 20% करिए, पर करना आज से शुरू कर दीजिए। इस पूरी डिबेट में आज हमने इसी बात पर चर्चा की है। समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नितिन संघवी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ संदीप पुराणिक जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।